जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 25 जुलाई के विजनाइज न्यूज़ को। इस पीडीएफ का ओरिजिनल क्रेडिट जाता है विजनाइज को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है एंजल टैक्स के रिलेटेड। अभी अभी यूनियन बजट में बजट आया तो थोड़ी बहुत न्यूज़ हमेशा बजट की रहेगी थोड़े दिनों के लिए। अभी अभी बजट में अनाउंस कर दिया है कि एंजल टैक्स हम पूरी तरीके से स्क्रैप करते हैं, अभी से ख़त्म, एंजल टैक्स नहीं लगेगा। तो होता क्या है एंजल टैक्स? तो कोई भी स्टार्टअप अपने इनिशियल फेज़ में कोई फंड रेज करता है, ठीक है, वो स्टार्टअप हो या फिर अनलिस्टेड कंपनी हो जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ऐसी कंपनी पैसा रेज करती है किसी से कि भाई उधार दे दो ताकि हमारा बिजनेस और अच्छे से चल पाए। उसको बोलते हैं एंजल फंडिंग, ठीक है। उसको जो इन्वेस्ट करेगा वैसे पैसे उसको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। ओके, अभी इसी में एक कैच आता है, ये जो पैसा कर रहा है उसको हम बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर। अभी ये पैसा अगर समझ लीजिए कंपनी की जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू उससे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसी को हम बोलेंगे एंजल टैक्स। चलिए होता मैथमेटिकली समझते हैं। समझ लीजिए कोई कंपनी की फेयर वैल्यू, ठीक कायदे से वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है, और फंडिंग वो कंपनी फंडिंग उठाती है 120 रुपये का। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपये है ना, इस पे टैक्स लगेगा 30%। यही है एंजल टैक्स, दैट्स इट। अभी इसको हमने हटा दिया है ताकि कंपनी और अच्छे से पैसा उठा पाए, अगर उसे उठाना है तो। अपनी फेयर मार्केट वैल्यू हमेशा देखी जाती है, ठीक है, कि फेयरली ये कंपनी 100 रुपीज़ की है। बाकी बोलने को तो वो बोल दे कि हम 1000 रुपये के हैं, पर हम चेक करते हैं कि भाई एक्चुअली में कितने की है। ओके, अब ये एंजल टैक्स किस एक्ट के अकॉर्डिंग लगता था? तो फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग लगता था। किसके परव्यू के अंदर आता है? तो इनकम टैक्स परव्यू के अंदर ये आता है। ओके, पर्पस क्या है भाई? इसका पर्पस क्या था एंजल टैक्स लाने का? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। क्योंकि होता क्या था, कई बार जो ब्लैक मनी वाले होते हैं वो किसी को भी पैसा एंजल इन्वेस्टर बन के दे देते हैं ताकि उनका पैसा वाइट हो जाए। तो इसी को हम कर्व करने के लिए लेके आए थे। तो हमने हटा क्यों दिया भाई? सबसे पहले कॉम्प्लायंस बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता था स्टार्टअप के लिए। इनिशियली कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसके ऊपर इतना सारा बर्डन डाल दो कि भाई इतना टैक्स ये देना है ये वो, तो उनको दिक्कत हो जाएगी ऑफ कोर्स। फिर एक मेथडोलॉजी, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर एफडीआई रिड्यूस हो गया था, क्योंकि अगर टैक्स लगेगा तो जो फॉरेन से इन्वेस्टर आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अगर 30% ले जा रहे हो तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है उसी के साथ भी ये इनलाइन है कि भाई एंजल टैक्स हम ना रखें। अभी हम देखते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है। तो देखो, मैंने जो ऊपर बोला ना कि फेयर मार्केट वैल्यू हम चेक करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक ऑफिसर बाकायदा रखता है, और जो वो ऑफिसर होता है वो ऑफिसर कोई मेथड यूज़ करेगा। उसी मेथड का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। देखते हैं ये क्या है। तो समझ लीजिए, अगेन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसी को भी हटा दो। समझो कोई मैं किसी स्टार्टअप को पैसा दे रहा हूँ, स्टार्टअप को 10 रुपये चाहिए। अभी मैं कुछ सोच समझ के दूंगा ना। स्टार्टअप मुझे अगर ये बता रहा है कि भाई हम 10 साल के बाद आपको 10 रुपये वापस करेंगे, अभी इसको 10 चाहिए और 10 साल के बाद भी ये 10 मुझे वापस करेगा, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। ऊपर से इन्फ्लेशन से मेरी वैल्यू कम हो गई पैसों की। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं 10 तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको 8 दे देता हूँ और आप मुझे इसके बदले 10 रुपये वापस करना 10 साल बाद। तो इसमें 10 साल में मेरा गेन हो जाएगा 2 रुपये का, ठीक है। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाली ना कि फ्यूचर में आप मुझे अगर 10 रुपये दोगे तो मैं अभी आपको 8 रुपये देता हूँ। ओके, सेम टाइप का मेथड होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। पर इसमें हम क्या देखते हैं, जैसे हम इधर तो नॉर्मल कैलकुलेशन थी, उधर हम देखेंगे कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना रहता है। कैश फ्लो मतलब सब खर्चा वर्चा हटा के, इन्वेस्टमेंट हटा के मेरे पास कैश कितना पड़ा है, फ्री कैश। तो उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो, ठीक है। अभी इस फ्री कैश, इधर यहाँ पे फ्री कैश फ्लो, अभी इस फ्री कैश फ्लो को मैं देखते हुए मैं खुद कैलकुलेशन करूँगा कि अगर कंपनी के पास इस साल 10 रुपये फ्री कैश फ्लो बचा हुआ है तो अगले 10 सालों के बाद उसके पास कितना होगा। तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि भाई 100 रुपया तो कंपनी के पास होगा ही होगा। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूँगा कि भाई हाँ, अगर आपके पास फ्यूचर में 10 साल बाद 100 रुपया फ्री पड़ा होने वाला है तो मैं अभी आपको 80 दे सकता हूँ। तो 10 साल बाद अब मुझे 100 दे देना, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
हम कैश फ्लो को देखते हुए, फ्यूचर उनका कैश फ्लो देखते हुए अभी उसे कितना पैसा देना वो डिसाइड करते हैं। ग्रेट। अभी स्टार्टअप इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है यहाँ पे, तो 2016 में ये आया था। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो DPIIT के अंदर ये आता है। और जो DPIIT है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये DCF थोड़ा सा काम का मेथड था, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके बता दिया। आगे बढ़ते हैं। बजट में अगेन अनाउंस हुआ है, विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल में हम कॉरिडोर बनाएंगे। ओके, तो दोनों मंदिर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, क्या है भाई। तो विष्णुपद मंदिर, नाम जैसे है विष्णु, और पद, पद मतलब फुटप्रिंट। तो विष्णु के हमें यहाँ पे फुटप्रिंट मिलते हैं इस टेम्पल पे। तो 40 सेमी लॉन्ग फुटप्रिंट है और माना जाता है कि विष्णु जी का है। और यही वो स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने गयासुर नाम के असुर को हराया था। ओके, ये किनका है? ऑफकोर्स ये मंदिर लॉर्ड विष्णु का है। कहाँ पे पड़ता है? तो फाल्गु रिवर के बाजू में पड़ता है, गया बिहार। और ये टेम्पल किसने रिनोवेट कराया था? तो अहल्याबाई होलकर जो थी, उन्होंने ये रिनोवेट कराया था। ओके ग्रेट। फिर दूसरा टेम्पल है महाबोधि टेम्पल। ये सेम जहाँ पे ये गौतम बुद्ध को निर्वाणा प्राप्त हुआ था, ये वही जगह है, महाबोधि टेम्पल। और सबसे पहले इसको अशोका ने बनाया था 3 BC में। बाद में इसके ऊपर जो रेलिंग आती है वेदिका उसकी, उसको पोस्ट मेरिन टाइम में बनाया गया था। और इसके अंदर जो स्कल्पचर्स हैं उसको पाला के टाइम पे बनाया था। और आखिरी में इसका रिकंस्ट्रक्शन ब्रिटिश ने करवाया था। ओके, मॉडर्न टाइम में हुआ है। ग्रेट। अभी ये कौन सा टेम्पल है? तो ये नागर है, नाही द्रविड़ है। ये मिक्स करके बनाया हुआ है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ कुछ हमें नागर के एग्जाम्पल मिलते हैं, बट जो उसका शिखर है वो विदाउट कर्व है, जैसा द्रविड़ में होता है उस टाइप का है। मतलब नीचे का हिस्सा है वो नागर का है और जो ऊपर का हिस्सा है वो द्रविड़ का है। ठीक है, मेरा विचार है कि हम थोड़े टाइम में कल्चर शुरू करेंगे और पूरी की पूरी कल्चर की जो भी PDF होगी, NCERT होगी, वो मैं सब आपको करवा दूंगा डेफिनेटली। बट देखते हैं कैसा मेरा एडजस्टमेंट होता है। चलिए, ये डिज़ाइन हमने देख लिया कि मिक्स डिज़ाइन है। ठीक है, फीचर्स क्या है भाई? तो अर्लीस्ट ब्रिक से बनी हुई बिल्डिंग मिलती है। बुद्ध की बकवास है, चलो हटाओ। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे बताया गया है। ये शायद 2020 अभी 2024 में ही इसको पूछा गया था कि 23 में इंक्लूड हुई वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है। उसमें से एक ऑप्शन शायद ये भी था। आंसर उसका 2 आता था, एक शांति निकेतन और ये होयसाला के टेम्पल। चलिए, होयसाला के 3 टेम्पल है, वो उधर ऑप्शन में थे, वही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बारे में यहाँ पे बात किया है कि स्तूपा के बारे में बात है। स्तूपा मतलब ऐसा गोल जैसा बना हुआ था, वो है स्तूपा। चैत्या, जहाँ पे ये लोग प्रार्थना करते हैं, बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे प्रार्थना करेंगे वो चैत्या। विहार, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होंगे वो रेस्ट करेंगे, मोनास्ट्री, वो विहार। ठीक है, फेमस विहार कौन कौन से हैं? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का महाविहार। और फेमस चैत्या कौन से हैं? तो करला में, महाराष्ट्र। चलिए दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी यहाँ पे बात है भारत स्मॉल रिएक्टर के बारे में। स्मॉल रिएक्टर, देखो हम ये तो पता है ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी लाते हैं। तो जो हम नॉर्मली जो देखते हैं ना, हमारे जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर है, कुंदनकुलम, फिर काकरापार, तारापुर, ये सब जो है वो है लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर, बड़े से, जिसकी कैपेसिटी है मोर देन 700 मेगावाट। ओके, उससे छोटे आते हैं, वो होते हैं अप टू 300। ठीक है, 300 तक ये एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वो होते हैं स्मॉल, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इससे भी छोटे आते हैं, वो आते हैं माइक्रो, और माइक्रो 10 तक कर सकते हैं, 10 मेगावाट तक। ठीक है, अभी इसका फ़ायदा क्या है? हम क्यों भाई स्मॉल पे इन्फेसिस करने की कोशिश कर रहे हैं? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्मॉल के लिए आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम लगेगी और साथ ही साथ ये जल्दी बन भी जाएगा। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन का, हाँ ये मैंने बता दिया, जल्दी बन जाएगा। और सब मेन बात, ये थोड़ा सा इससे सेफ़ है, जो बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उससे ये सेफ़ है। ठीक है, टिपिकली ये
कम आपको रिलीज़ देगा रेडियो एक्टिविटी, अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो। ओके, स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट मैंने बता दिया 300 तक है, और ये बकवास न्यूज़ है कि 80 तक डिज़ाइन है हमारे पास, 80 टाइप के स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बनाते हैं। ओके ओके। अनलाइक अभी ऊपर क्या हमारी न्यूज़ बोली है कि ये जो भी हम न्यूक्लियर पॉलिसी आती है वो कहाँ पे आती है, कौन से एक्ट का, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, और उसी में हम बना करते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है इस फील्ड में। और फिर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर गेनिंग अटेंशन किस की वजह से कर रहा है, तो क्योंकि ये इजीली असेंबल हो जाता है और जल्दी बन जाता है। साथ ही साथ इसको हम जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं, टेक्नोलॉजी है कि हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उसी की लाइन पे बनाया गया है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें एकदम नया ही कुछ लेके आना है। ओके, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्मॉल फिट करो। अभी देखो इसका मैं दूसरा भी आपको फ़ायदा बताता हूँ। समझ लीजिए कोई छोटा सा एरिया है, छोटा सा विलेज है, टाउन है, उसमें आपने एक सिर्फ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगा दिया तो वो पूरे विलेज को दे देगा, छोटे से टाउन को एनर्जी दे देगा। अगर हम छोटे छोटे ऐसे हर एक टाउन में लगा दें, क्योंकि इसकी कॉस्ट लार्ज जितनी नहीं होती है, उससे कम होती है, तो हम लगा सकते हैं डेफिनेटली। टाइम भी कम लगता है, तो ईजी है थोड़ा सा, तो हमें ये करना चाहिए। और माइक्रो, ऐसा समझ सकते हो कि माइक्रो है तो आपको छोटी सी कोई बड़ी सी सोसाइटी में, छोटी बड़ी सोसाइटी में आप लगा दो, या फिर एकदम छोटे विलेज में लगा दो जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, तो मस्त चलेगा। चलिए, अभी अभी जो कुछ कुछ कंपनियां हैं ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारा मेरे पापा ही एक कंपनी में थे, उनका ही खुद एक छोटा सा रिएक्टर था, और उन्होंने ये क्या भाई कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ टाइप बाइप और वो सब कर रहे थे कि भाई इसकी एनर्जी हमें भी थोड़ी मिल जाए, और उसमें उनका कुछ स्टेक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, प्राइवेट सेक्टर इसे बना नहीं सकता है, वो बात ध्यान रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर इसको बना नहीं पाएगा क्योंकि एटॉमिक एनर्जी एक्ट में इनको परमिशन नहीं है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2024, फूड सिक्योरिटी के बारे में रिपोर्ट है। कौन कौन इसे बनाता है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जो 5 है वो सब इसको प्रिपेयर करती हैं, फाओ, आईफेड, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। क्यों भाई हमें ज़रूरत है, नीड क्या है, हम चाहते हैं कि इसके में हम न्यू डेफिनेशन लेके आ जाएं कि फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन में क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अभी के लिए एक कोहेरेंट पिक्चर एब्सेंस कर रही है, वो हमारे पास नहीं है कि कितना आप फाइनेंशियल रिसोर्स स्पेंड करोगे फूड सिक्योरिटी के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए। साथ ही साथ मल्टीपल डेफिनेशंस है कि एक्सपर कोई कंट्री वो बोलता है कि इतना अगर खाना खा लिया तो फूड सिक्योरिटी है, इतना पैसा अगर उसने स्पेंड किया है तो फूड सिक्योरिटी है, सब अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, इसलिए मल्टीपल डेफिनेशन है, कोई एक हमें लाने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में फॉरवर्ड क्या बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, तो पब्लिक प्राइवेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें इकट्ठा करना चाहिए, डोमेस्टिक और फॉरेन सबका हमें सपोर्ट लेना चाहिए, साथ ही साथ हमें इरेडिकेट करना चाहिए हंगर को, फूड इनसिक्योरिटी को और ऑल फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशंस को। ओके, फिर ये सब बकवास बात है, छोड़ो। करंट गैप्स इन फाइनेंसिंग क्या क्या है भाई, तो पब्लिक स्पेंडिंग एग्रीकल्चर के ऊपर पर कैपिटा बहुत ही कम है, ठीक है, तो लो इनकम कंट्रीज़ में तो ये और भी हमें कम दिखेगी। फूड सिक्योरिटी है वो डेवलपमेंटल जितना भी असिस्टेंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्वार्टर भी उसको नहीं जाता है कि भाई आप फूड सिक्योरिटी के लिए यूज़ करो, बहुत कम पैसा जाता है। अभी के लिए क्या है भाई, स्टेटस क्या क्या है हमारा, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 को अचीव करने के लिए बहुत दूर हैं। हमारे यहाँ पे 11 में से हर एक बंदा हंगर से पीड़ित है। साथ ही साथ ये अराउंड 750 मिलियन पीपल है जो कि अंडर नरिश्ड हैं, और अराउंड 30% पीपल हैं ग्लोबल पॉपुलेशन में जो कि मॉडरेटली और सीवियरली फूड इनसिक्योरिटी के सामना कर रहे हैं। और देखो ऐसे जो भी ये नंबर आप याद रखो ना, अराउंड ही याद रखो, क्योंकि आप वैसे भी अराउंड ही लिख के आओगे एग्जाम में, तब आप ऐसे पर्टिकुलर नंबर नहीं ठोकोगे, तो अराउंड ही याद रखो कि भाई अराउंड 30%, अराउंड 750 मिलियन पीपल, वो आपको याद रखने में भी ईजी रहेगा और उधर आप लिख भी पाओगे ईजिली। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, डिफेंस रिसर्च, और हाँ ये न्यूज़ बकवास है, सिर्फ ये डेटा आप काम लगा सकते हो, ये और ऊपर की एजेंसीज की कौन निकालता है, ये डेटा कहीं पे लिख लो तो बहुत अच्छा है भाई। चलिए, DRDO ने रिसेंटली सक्सेसफुल किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल का। चलिए, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का सबसे पहले ये है क्या,
तो कोई भी कंट्री अगर हमारे ऊपर अटैक करती है तो हम उस मिसाइल का सामना करने के लिए अपनी तरफ से एक मिसाइल भेज देंगे ताकि ये मिसाइल हवा में ही क्रैश हो जाए। ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जैसे S-400 काम करता है सेम तरीके से ही। ओके, चलिए इसकी इन्फो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये फ्लाइट टेस्ट है वो एंडो एटमॉस्फेरिक है। एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब समझ लीजिए एटमॉस्फेरिक लेयर के इसके अंदर ही होगा जो भी होगा वो। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर के बाहर ये अटैक करके रोक सकता था तो वो होता एक्सो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एक्सो, ये है एंडो हमारा। आगे फिर जो ये मिसाइल है इसने सारे के सारे टेस्ट में पास कर लिया है, जैसे कि लॉन्ग रेंज सेंसर के सही काम किया, लो लेटेंसी अच्छा काम किया, एडवांस इंटरसेप्टर सब अच्छा काम किए हैं। ओके, जो जो इसमें सिस्टम थी अच्छा काम किया है। इंडिया का मिशन क्या है, ये प्रोग्राम है क्या भाई? तो ये 2 फेज़ में प्रोग्राम हम बना रहे हैं जहाँ पे हम डिफरेंट लेयर की मिसाइल शील्ड बनाएंगे ताकि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे हमास ने इसराइल पर अटैक किया, बट अराउंड 99% जितने भी मिसाइल थे वो सब एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो गए। हाँ, तो हम भी चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में हमारे पास ऐसा हो तो हम पे अटैक ना हो और हम बचा लें अपने आप को। फर्स्ट फेज़ में क्या है, तो हम 2000 किलोमीटर तक अपना एरिया कवर करेंगे और उसमें हम कंसिस्ट है एक पैड और एक एयर। पैड मतलब पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी में हम 50 से 80 किलोमीटर का एरिया देखेंगे और वो एक्सो एटमॉस्फेरिक होगा, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर वाला। और एडवांस एयर डिफेंस में हम एंडो एटमॉस्फेरिक देखेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर वाला, और ये 15 से 30 किलोमीटर तक का होगा। जो सेकंड फेज़ होगा जो कि ऑलरेडी चालू हो चुका है उसमें हम इसकी रेंज को और लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल हम बनाएंगे। दैट्स इट। आपको इसमें याद क्या रखना है, बस एक्सो, एंडो और जो ये BMD है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसमें क्या चल रहा है, कैसा काम है 2 फेज़ में 3 फेज़ में। और ऑलरेडी हमने कुछ कुछ इसमें कर भी लिया हुआ है, जैसे कि पैड ऐड हमने बना दिया है। और दूसरा मैं आपको बता दूं तो हमने जो जो मिसाइल है हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद न रहे तो कोई बात नहीं, जाने देना। जो ये पैड है उसमें हम यूज़ करने वाले, ये दोनों में हम यूज़ करने वाले हैं एक प्रद्युम्न और दूसरी अश्विन। जो अश्विन होगा वो एंडो एटमॉस्फेरिक है, इसमें यूज़ होगा, और जो प्रद्युम्न है वो पृथ्वी में यूज़ होगा, एक्सो एटमॉस्फेरिक। इसीलिए आपका नाम P और A से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूके एम्बिशियस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। इंडिया यूके की पार्टनरशिप के बारे में बात है कि उसने रोड मैप बनाया, इंडिया यूके रोड मैप 2030। यहाँ पे हमने एक मीटिंग करवाई है NSA की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। साथ ही साथ हमने बहुत सारे से बातचीत की है, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में उसके सब इनिशिएटिव लाने की बात चर्चा है। चलिए ये सब बकवास है। व्हाट इज़ रेलेवेंस ऑफ यूके इन इंडिया? स्ट्रेटेजिक है भाई हमारे लिए, चाइना को असर्ट कर सकते हैं हम इससे इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ ही साथ यूरोप का, जैसे चाइना अपना BRI लेके आया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है एक ट्रेड लिंक के थ्रू कि हम इस रास्ते को अडॉप्ट करेंगे। इसी के सामने EU यूरोपियन यूनियन अपना लेके आया है ग्लोबल गेटवे। और साथ ही साथ यूरोप जो कंट्री है वो ऑलरेडी BRI से अपना मेंबरशिप हटा भी रही है। उसका एक एग्जांपल है इटली, मेलोनी जी का इटली। आगे स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, डिफेंस है हमारा ऑलरेडी। हम कुछ कुछ एक्सरसाइज करते हैं जैसे अजय वॉरियर, कोबरा, कोंकण। अगेन 2024 में एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ गया है, तो एक्सरसाइज जो भी कंट्री की न्यूज़ में उसकी हमें याद रखनी है। चलिए फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट में हमने FTA साइन करने की बातें चल रही है। साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन में यूके ने जो प्लेज किया कि वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा, अभी के लिए करता है नहीं, हमारे एक ही हेल्प करता है, वो है रशिया, न्यूक्लियर सेक्टर के बारे में। चलिए ये भी कुछ इतना खास न्यूज़ है नहीं,
बकवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू, हाँ इधर है, सॉरी। संगमेश्वर टेम्पल, छोटी न्यूज़ मेरे ख्याल से आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बड़ी से। संगमेश्वर टेम्पल कहाँ पे आता है? तो ये आंध्र प्रदेश के एरिया में पड़ता है, जहाँ से पुष्पा है हमारे। यहाँ पे एक्चुअली फ्लड आ गया है कृष्णा रिवर की वजह से, और एन्युअली थोड़ा बहुत आता रहता है। क्या है, जो श्रीशैलम डैम है हमारा, उसके साथ ये टेम्पल थोड़ा थोड़ा सा सबमर्ज होता रहता है, पानी बढ़ा घटा उसके अकॉर्डिंग। अभी टेम्पल के रिलेटेड बात जान लेते हैं। तो ये नागर टेम्पल है, नागर स्टाइल में बना हुआ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कल्चर डेफिनेटली करवाऊँगा, एंड आई एम क्वाइट गुड इन कल्चर। तो हम ऐसा करेंगे कि उससे मैं डेफिनेटली से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको सब आते होंगे, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स मेंस। चलिए, नागर स्टाइल टेम्पल है। नागर स्टाइल टेम्पल लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये। वैसे भी ये संगमेश्वर, ज़्यादातर ऐसे टेम्पल शिवा के होते हैं। चालुक्यन डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ था। ये कन्फ्लुएंस रीजन पे है कृष्णा और तुंगभद्रा के, इसीलिए इसका नाम संगम है। इधर आपको संगम दिखेगा। इधर बोला जाता है, बोला क्या इधर है कि और छोटी छोटी 5 रिवर आती है, और ये 2 तो बड़ी है, इनके साथ मिलकर एक संगम होता है सारी रिवर का, इसीलिए संगमेश्वर। ओके, हाँ ये मेश्वर भी होता है, उसको भी आप और थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो आपको ईश्वर मिलेगा, कि जहाँ पे संगम हो रहा है वैसी जगह ईश्वर। चलिए, अदर संगमेश्वर टेम्पल इन इंडिया कौन कौन से हैं? तो भाई, श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी टेम्पल तेलंगाना में, फिर संगमेश्वर टेम्पल भवानी तमिलनाडु में, और संगमेश्वर टेम्पल कर्नाटका में, जो कि पार्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट पट्टाडकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलिए, और ख़ास न्यूज़ नहीं है इसमें। हाँ, नागर स्टाइल थी, तो मैं हल्की से आपको नागर स्टाइल के बारे में बता देता हूँ। नागर स्टाइल क्या होती है कि एक प्लेटफॉर्म है, और छोटा कर लेता हूँ एक सेकंड। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम बनाएंगे ये टेम्पल। ये उसका मेन होगा, जहाँ पे मेन भगवान रहेंगे, डीटी। इसको हम बोलेंगे गर्भगृह, डॉट लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे जो होगा उसको हम बोलेंगे मंडप। मंडप मतलब हम जहाँ पे खड़े रहते हैं, पूजा वूजा करते हैं, वो वाला एरिया, जहाँ पे कोई कोई अगर बहुत बड़ा मंदिर है तो थोड़ा बहुत डांस नाच गाना भी हो जाता है, ठीक है। और जो इसके ऊपर मेन डीटी वाला गर्भगृह वाला एरिया है, उसके ऊपर हम शिखर होगा थोड़ा सा। इस शिखर, सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये जो शिखर होगा वो हल्का सा ऐसे कर्व होता हुआ होगा, थोड़ा सा ऐसे कर्व होता हुआ होगा। अगर ये कर्व ऐसा होता हुआ है तो वो नागर स्टाइल है। और अगर ऐसा है टूटा फूटा ऐसे, तो ये है द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। शिखर की टाइप से बता रहा हूँ मैं। फिर इसमें भी सब स्टाइल आती है, नागर की भी। फिर और नागर में क्या होगा, तो यही शिखर के ऊपर हम कलश रखेंगे, और इसी कलश के ऊपर हम ध्वजा रखेंगे। ये है नागर स्टाइल टेम्पल, ठीक है। अभी द्रविड़ में क्या होगा, अगर इसी में हमें चेंज करना है और द्रविड़ कर देना है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर दो ट्राइंगल में, ठीक है। इसको अभी हम शिखर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे विमाना। और यहाँ पे एक बड़ा सा गोपुरम लगा दो। ज़्यादातर साउथर्न में गोपुरम होता है, ये गोपुरम उससे भी बड़ा, ठीक है। ये होगा द्रविड़ स्टाइल। अभी देखो, इसमें छोटा ऐसा भी हो सकता है, दोनों में, द्रविड़ में भी और नागर में भी, कि ऐसे छोटे 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 बनाए हुए हों शिखर। आपने ऐसे मंदिर देखे ही होंगे। ये जो शिखर होते हैं वो मेन नहीं होता है, ये मेन शिखर होता है। ये जो होते हैं मेन नहीं होता। अभी उसकी भी टाइप होती है, जैसे इसको हम रेखा दियोल बोलते हैं, इसको हम खाखरा दियोल या पीढ़ा दियोल बोलेंगे। मेनली पीढ़ा दियोल होता है, खाखरा दियोल मेनली शक्ति के लिए होता है। चलो छोड़ो, वो सब हम कल्चर में पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको अभी हटा दो। मैंने बेसिक बता दिया शिखर से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो नागर को और द्रविड़ को। अभी आप अगर बाहर निकलते हैं अपने घर के या फिर कोई भी मंदिर में जाते हैं, शिखर देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये नागर होगा या द्रविड़ स्टाइल होगी। दैट्स इट। बाकी हम जब पढ़ेंगे डेफिनेटली से आपको पता चल जाएगा कि वे कौन सा मंदिर है।
चलिए, आर्टिफिशियल रीफ्स, रामेश्वर वाला एरिया है तमिलनाडु का, उधर हमें आर्टिफिशियल रीफ बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं, और ताकि हमारा नेचुरल हैबिटेट इंप्रूव हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एनवायरनमेंट की। ठीक है, ये सब बातें हैं। फ़ायदा यहाँ पे लिखा ही है कि कॉस्ट कुछ कम डैमेज हो, क्योंकि रीफ जो होते हैं वो एक तरीके से बैरियर का काम कर लेते हैं। फिर कार्बन सिंक, ये कार्बन भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिशरीज़ को ये बढ़ावा देंगे और बॉटम ट्रॉलिंग को भी ये कम कर देंगे। ओके, ये किसके अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के अंदर आता है। और ये कौन सी स्कीम के अंदर कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका मेन मोटो है कि जो मत्स्य संपदा है उसका हम कंजर्वेशन करें, पानी का हम कंजर्वेशन करें, और हमारा एनवायरमेंट इकोसिस्टम को हम अच्छा कर लें। चलिए ठीक है, आर्टिफिशियल रीफ मतलब ये डुप्लीकेट होती है, ओरिजिनल रीफ नहीं होती है, हम इसको टेक्नोलॉजिकली बनाते हैं। अभी रीफ क्या है ये आपको नहीं पता है। यस, तो देखो ये ऐसा समझ लीजिए, पत्थर जैसा, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, लाल पीले ऐसे पानी के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे अलग 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 टाइप के ऐसे जुड़े हुए, ऐसे कुछ कुछ पत्तों जैसे भी दिखते हैं, यही होती है रीफ, कोरल रीफ। डेफिनेटली आपने मूवी में देखा ही होगा। ठीक है, लाल पीले अलग अलग कलर के, सफ़ेद, आपको जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे शोर के पास भी मिल सकते हैं, पानी के अंदर भी मिल सकते हैं, वो कोरल रीफ है। अभी इसी कोरल रीफ को हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो आर्टिफिशियल रीफ है। आगे चलिए, राइट टू शेल्टर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी बता दिया है कि भाई हमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और साथ ही साथ इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के आजू बाजू जो पीपल रह रहे हैं उसके बारे में। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो रेलवे हमारा होता है, रेलवे स्टेशन, उसके आजू बाजू जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे लैंड होता है, उसके आजू बाजू काफ़ी सारे लोग इलीगली रहते होते हैं। अभी होते हैं गरीब, तो इसलिए दिक्कत तो ये होती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई हमारे पास राइट टू शेल्टर है, हर एक पर्सन को एक रहने का अधिकार है, उसको शेल्टर वो मांग सकता है गवर्नमेंट से। इसीलिए हमें इनमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है, हाँ भाई, कि वो रह तो सकते हैं। अभी बैलेंस किस में लाएंगे? राइट टू शेल्टर किसके अंदर आता है? तो ये फंडामेंटल राइट 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई के अंदर, साथ ही साथ आर्टिकल 21 के अंदर आता है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है, राइट टू लाइफ किसके अंदर आता है, सॉरी राइट टू लाइफ नहीं, राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है, जो कि राइट टू लाइफ 21 के अंदर आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 के अंदर। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू शेल्टर पूछ ले, तो ये 2 के अंदर आता है। चलिए, डार्क ऑक्सीजन, देखो जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, फिर जो भी ऑक्सीजन हमें और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, ऑक्सीडेशन में यूज़ होता है, ये सब ऑक्सीडेशन हमारे हमें पता है होता है, राइट। पर इसके अलावा भी कहीं पे अगर ऑक्सीजन है और जो कि यूटिलाइजेशन में नहीं है, मतलब वो यूज़ नहीं हो रहा है, कहीं पे है ऐसे ही, वो है डार्क ऑक्सीजन। ओके, अब ये डार्क ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिला है? तो जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं, मेटालिक नोड्यूल्स होते हैं सी फ्लोर के ऊपर, वहाँ से ये जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है? तो H2O है, इस H2O के अंदर कुछ मेटालिक एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि मेटल्स हैं ऑलरेडी। इसी के चलते हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम अलग अलग हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन जनरेट हो जा रहा है। दैट्स इट। तो डार्क ऑक्सीजन जो कि कोई भी यूज़ में नहीं है अभी के लिए, ना ही वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है सांस लेने में, और ना ही वो अपना फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है, जो किसी में नहीं यूज़ हो रहा है वो है डार्क ऑक्सीजन। चलिए, दूसरा है राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन में क्या है कि किसी भी पर्सन का डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है या फिर कहीं पे भी है, डिजिटल प्राइवेसी के लिए काम है, कि समझ लीजिए कि मेरा कोई वीडियो वायरल हो गया है। अभी इस वायरल वीडियो के सामने मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ? राइट टू बी फॉरगॉटन, कि जो जितने भी जगह पे मेरा ऑनलाइन वीडियो वायरल है आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो से मेरी बेइज्जती हो रही है। ठीक है, तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन का पार्ट है। ये किसके अंदर आएगा? तो ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आएगा। राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही राइट टू फॉरगॉटन आता है। अभी राइट टू प्राइवेसी किसके अंदर आता है? तो आर्टिकल 21 में आता है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन भी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। ओके, तो ये हमारी यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा और ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जो ऐसे यूज़ कर लेते हैं। के एस पुट्टू स्वामी ने इन्होंने बोल दिया था कि ये राइट रिकॉग्नाइज करना चाहिए,
और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ने मेंशन नहीं किया है राइट टू प्रोटेक्शन राइट टू बी फॉरगेटन। जबकि जो यूरोप का है जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, उन्होंने बोल दिया है राइट टू बी फॉरगॉटन है, बट हमारा जो लॉ है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें ये मेंशन नहीं है। बट हाँ, आर्टिकल 21 के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए, अभी सुप्रीम कोर्ट इसी के लिए बातचीत कर रहा है। फिर है बायो प्लास्टिक्स। तो कुछ नहीं है, वर्ड ब्रेक डाउन करिए। बायो चीज़ क्या होता है? जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो ज़्यादातर, राइट। और प्लास्टिक तो बकवास होता है। तो ये ऐसा प्लास्टिक है जो रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है और ये एनवायरनमेंट में डिजॉल्व भी हो जाएगा। तो ये है बायो प्लास्टिक। ये सब बकवास न्यूज़ है, हटाओ। आपको बस इतना ही याद रखना है, ऐसा प्लास्टिक है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आता है और जो बायोडिग्रेडेबल है। दैट्स इट। आगे रूल्स 267 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राज्यसभा की यहाँ पे बात चल रही है। इधर इतना पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है शायद, नहीं है। अभी ये क्या है कि समझ लीजिए, कोई भी कामकाज चल रहा है राज्यसभा के अंदर, पर कोई अचानक से इम्पोर्टेंट वर्क आ जाता है, किसी एमपी को याद आ जाता है या फिर किसी एमपी के पास कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो तब चल रहा होगा ना, उस सारी एक्टिविटी को हम सस्पेंड कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करने का बात है। समझ लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई चर्चा चल रही है कि भाई हम ये पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे, आपको क्या लगता है कहाँ पे करना चाहिए, बजट में आया हुआ। तब अचानक से एक एमपी बोलता है कि भाई अभी एक मेरे पास केस आया है कि एक साथ 50 लड़कियों को किडनैप कर लिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ लॉ बनाना चाहिए। तो वो होगी अर्जेंट मैटर। या फिर समझ लीजिए बेंगलोर में एकदम से पानी ख़त्म हो गया और हम क्या करेंगे, कुछ पॉलिसी लाना पड़ेगा, वो हो गया अर्जेंट मैटर। तो कोई भी वर्क को साइड में रख के कोई अर्जेंट मैटर को लेके आया जाए, वो है उसी के लिए हम यूज़ करेंगे रूल 267। बट ये काफ़ी कम यूज़ हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए लास्ट 36 ईयर्स में ये सिर्फ 6 बार यूज़ हुआ है। और लास्ट टाइम कब यूज़ हुआ था? तो 2016 में। ये लोकसभा में भी ऐसा सेम सिस्टम होता है, बट लोकसभा में उसका हम नाम क्या रखते हैं? अर्जेंटमेंट मोशन, कि अभी जो चल रहा है आप उसको अर्जेंट करो, बंद करो, और एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम जाते हैं, इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा में अर्जेंटमेंट मोशन है, राज्यसभा में रूल 267 है। चलिए, नाम है सिर्फ, और कुछ नहीं है, बाकी सेम प्रोसीजर है। फिर है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र। बकवास है, इधर कुछ काम का नहीं है। बस यही बोला है, जो डोमेस्टिकली मनी ट्रांसफ़र होता है ना एक जगह से दूसरी जगह में, उसके कुछ गाइड फ्रेमवर्क में हमने कुछ रिवीजन किया है, कुछ चेंज किया है। दैट्स इट। ये किसके अंदर आता है? ये जो भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर आता है। दैट्स इट। चलिए, जो भी ये फ्रेमवर्क है वो कब से लागू होगा? तो 1 नवंबर 2024 से। हटाओ, कुछ काम का नहीं है। फिर है मर्कोसर। अभी देखो, मर्कोसर किसको बोलते हैं? तो ये जो साउथ अमेरिका है हमारा, साउथ अमेरिका की कंट्री है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, प्राग, यहाँ पे प्राग आती है, और यहाँ पे आती है उरुग्वे। इन सब का ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर फिर बोलिविया भी जुड़े थे, वेनेजुएला भी जुड़े थे। वेनेजुएला इधर है, बोलिविया इधर है, बट वेनेजुएला ने फिर इसमें से अपने आप को निकाल लिया था। ये 5 कंट्री अभी बची हुई है। इसका एक ग्रुप है जिसको हम मर्कोसर बोलते हैं, और इस ग्रुप के साथ हमारी बातचीत चालू है कि हम और अपना ट्रेड अच्छा कर पाएँ, अपना गुड्स मूवमेंट अच्छा कर पाएँ। ऑलरेडी हमने इनके साथ पीटीए तो साइन किया हुआ ही है। पीटीए क्या होता है कि समझ लीजिए हम इन ग्रुप के बीच में और हमारे बीच में 10 आइटम का ट्रेड होता है। तो हम इस 10 में से कोई लिस्ट बना लेंगे भाई कि इस 5 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो हम टैक्स नहीं लेंगे। दैट्स इट। तो हो गया पीटीए। अभी एफटीए क्या होता है? तो हम इसमें ही लिस्ट बनाते हैं और बोलते हैं कि ये 8 आइटम डाली, 8 तो नहीं डालो, ये 2 आइटम डाली, तो ये 2 आइटम पे टैक्स लेंगे, इसके अलावा किसी पे भी नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर समझ गए। पीटीएम में हम ये बोल रहे हैं कि किस पे नहीं लेंगे, हाँ किस पे लेंगे। एक मिनट मैं खुद गड़बड़ कर। पीटीए में हम बोल रहे हैं कि इन आइटम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और एफटीए में बोल रहे हैं कि इनके अलावा और किसी पे भी नहीं लगेगा।
अभी ठीक है, ओके। आगे बढ़, फिर इसके भी आगे होता है, इसके आगे होता है हमारा सेपा आ सकता है। फिर एकदम ऊपर चले जाओगे तो कस्टम यूनियन आ सकता है। फिर एकदम यूनियन ऊपर चले जाओ तो यूरोपियन यूनियन वाला सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर आता है मैग्नेटोटेक्टिक बैक्टीरिया। क्या है भाई ये? तो देखो वर्ड ब्रेकडाउन करते हैं अगेन। तो यहाँ पे वर्ड हमें एक दिख रहा है मैग्नेट, ठीक है, और बैक्टीरिया तो है ही है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जियो मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ अपने आप को बदल ले सकते हैं, अपने साथ को ओरिएंटेशन में चेंज ला सकते हैं। दैट्स इट। अब ये चेंज किस तरीके से लाते, ये देखो इधर लिखा हुआ है। अब ये चेंज कैसे लाएंगे अपने आप में? तो इसके अंदर एक सेल होता है जिसको बोला जाता है मैग्नेटोसोम। जैसे हमारे अंदर लाइबोसोम है, इसके अंदर होता है मैग्नेटोसोम, और यही काम करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेशन में लाने का। ओके, इसका एक अलग से नाम ही है, सॉरी ये नाम है, वो क्या काम करता है वो भी हमने देख लिया। और फिर इसके जो भी फॉसिल्स गिरते रहेंगे उसको हम बोलेंगे मैग्नेटोफॉसिल्स। अभी इस मैग्नेटोफॉसिल्स का हम यूज़ कर सकते हैं स्पेस में ये पता करने के लिए कि कौन सा एनवायरनमेंट हमारे लिए हैबिटेबल है, कहाँ पे हम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एमटीबी बैक्टीरिया है, इसके जो मैग्नेटोफॉसिल्स हैं, मतलब इसके जो फॉसिल्स हमें पीछे छूट जाते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं एनवायरनमेंट पता करने के लिए हमारे लिए कौन सा स्पेस में सही है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें। चलिए, और कुछ आपको मुझे न समझ आया तो मुझे बताना, और टंग स्लिप के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। जय हिंद।